नमस्कार। बांग्लादेश की सियासत में ना इस वक्त एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। सोचिए, पूरे 17 साल के एग्जाइल के बाद एक ऐसा चेहरा वापस लौटा है जिसे लोग डार्क प्रिंस के नाम से जानते हैं। इनका नाम है तारिक रहमान। और यकीन मानिए, इनकी वापसी महज एक वापसी नहीं है, ये तो आने वाले एक बड़े सियासी तूफान का इशारा है। हाँ, पूरे 17 साल एक लंबा अरसा होता है। इतने साल लंदन में गुजारने के बाद बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपने वतन लौट आए हैं। मीडिया ने तो उन्हें डार्क प्रिंस का नाम दे दिया है, पर जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो सवाल तो बनता है ना, आखिर इतना लंबा वक्त वो देश से बाहर क्यों थे? और अब 17 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी वापसी मुमकिन हो पाई? इन सवालों के जवाब के लिए हमें बांग्लादेश की सियासत की गहरी गलियों में उतरना होगा। देखिए, आज जो हो रहा है ना, उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी राजनीति की बुनियाद ही दो परिवारों के बीच की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं खूनी दुश्मनी पर टिकी है। ये हैं वो दो शख्सियतें, वो दो चेहरे जिन्होंने बांग्लादेश की सियासत की नींव रखी। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान और दूसरी तरफ जियाउर रहमान। इन्हीं दोनों के परिवारों ने पिछले 50 सालों से बारी बारी से बांग्लादेश पर हुकूमत की है। अब इन दोनों की लेगेसी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्प्लिट है। शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है देश का पॉलिटिकल फादर, बंगबंधु, जिन्होंने सियासी आंदोलन को लीड किया। और दूसरी तरफ थे मेजर जियाउर रहमान, एक मिलिट्री हीरो, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी को कमांड करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। तो एक तरह से एक सियासत का चेहरा और दूसरा सेना का। और बस यहीं से शुरू होता है इस दुश्मनी का खूनी खेल। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके लगभग पूरे परिवार को मार दिया गया, और इसका शक, इसका इल्जाम सीधे सीधे जियाउर रहमान पर आया। फिर देखिए किस्मत का खेल, कुछ ही साल बाद 1981 में प्रेसिडेंट जियाउर रहमान का भी कत्ल हो गया। बस इन दो हत्याओं ने दोनों परिवारों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं गिरी है। तो अब आते हैं तारिक रहमान पर, समझते हैं कि ये जो खानदानी दुश्मनी थी वो सीधे सीधे तारिक रहमान के एग्जाइल की वजह कैसे बनी। बांग्लादेश की सियासत में एक पूरा दौर था जिसे वॉर ऑफ द बेगम्स कहा जाता है, यानी बेगमों की जंग। और ये जंग थी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और जियाउर रहमान की बेवा खालिदा जिया के बीच। दशकों तक पावर बस इन्हीं दोनों के बीच घूमती रही। और इस दुश्मनी का खामियाजा सीधे सीधे भुगतना पड़ा तारिक रहमान को। हुआ ये कि 2004 में जब उनकी मां खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थीं, तब ऑपोजिशन लीडर शेख हसीना की एक रैली पर एक जबरदस्त ग्रेनेड हमला हुआ। इसका इल्जाम आया सीधा तारिक रहमान पर। फिर जब शेख हसीना पावर में लौटी तो तारिक को अरेस्ट कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद वो सीधे लंदन निकल गए और बाद में इसी केस में उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। तो यही थी वो वजह कि वो 17 साल तक अपने वतन नहीं लौट पाए। तो सवाल ये है कि फिर अब वो वापस कैसे आ गए? इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुई कुछ घटनाओं में, जिन्होंने बांग्लादेश की सियासत में एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन सा पैदा कर दिया है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। और बांग्लादेश की सियासत में तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जो एक ने दूसरे के साथ किया, वही चीज घूम फिरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। अभी इसी साल स्टूडेंट्स के एक जबरदस्त आंदोलन ने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया, और इसके साथ ही तारिक रहमान की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन सत्ता से बाहर हो गई। और इसमें सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है? हसीना की सरकार गिरने की वजह वही बनी जो टैक्टिक्स उन्होंने खुद कभी इस्तेमाल किए थे। देखिए, 1990s में खालिदा जिया ने बिना केयरटेकर गवर्नमेंट के चुनाव कराने की कोशिश की, जिसका हसीना ने जबरदस्त विरोध किया था। और 2024 में शेख हसीना ने वही गलती दोहरा दी। नतीजा, उनकी सरकार गिर गई और तारिक रहमान की वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो। तो इस पूरी उथल पुथल के बाद बांग्लादेश आज एक बहुत अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। अब देखते हैं कि आने वाले चुनावों में दांव पर क्या क्या लगा है। अगले साल फरवरी में इलेक्शंस होने हैं, और इस बार मुकाबला सीधा सीधा 3 बड़ी ताकतों के बीच है, जो ये तय करेंगी कि देश अब किस दिशा में जाएगा।
तो देखिए मुकाबला अब पूरी तरह से ट्राइपोलर हो गया है और हर किसी के अपने इंटरनेशनल इक्वेशंस हैं। एक कोने में है तारिक रहमान और उनकी बीएनपी, जो ट्रेडिशनली चीन के करीब माने जाते हैं। दूसरे कोने में है मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट, जिसे कट्टरपंथी जमात का भी सपोर्ट हासिल है और ये कनेक्शन इसे पाकिस्तान के नजदीक ला सकता है। और फिर है शेख हसीना की अवामी लीग। भले ही वो चुनाव से बाहर हैं, लेकिन वो हमेशा से भारत की सबसे बड़ी एलाई रही हैं। मतलब साफ है, बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं है, ये भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड भी बन गया है। 6300 ये वो नंबर है। इतने ही दिन तारिक रहमान ने एग्जाइल में गुजारे हैं और लौटते वक्त उन्होंने खुद इस आंकड़े का जिक्र किया, शायद ये जताने के लिए कि उनकी वापसी कितनी सिग्निफिकेंट है। और बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखते ही तारिक रहमान ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उनका एक ही मैसेज था, आई हैव अ प्लान, यानी मेरे पास एक योजना है। तो जाहिर है वो सिर्फ एक लौटे हुए नेता के तौर पर नहीं आए हैं, बल्कि पीएम पद के एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर लौटे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश का मुस्तकबिल, उसका भविष्य कौन तय करेगा? क्या वहां की जनता एक पुरानी सियासी रियासत के राजकुमार पर भरोसा जताएगी, या फिर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस और उनके यूथ मूवमेंट को एक मौका देगी? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, इसका असर पूरे रीजन की सियासत पर पड़ना तय है।